हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग कर रहे हैं वर्मा जो झारखंड बोर्ड के लिए आया है क्लास 10 के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सर्च कीजिएगा तो अभी भी आपको नहीं मिलेगा। 2024 के लिए अभी भी वीडियो अपलोडेड नहीं हुआ, तो ये फर्स्ट वीडियो और बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिटेल एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आपका 30 ऑब्जेक्टिव है और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे और एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जैसे आपका आ रहा है, पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करें। जैसे 156 यानी कि 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, कैसे लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपका आंसर भी दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले सॉल्व कर लेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग बुक ले लिए हैं तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा कि 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त किया जाएगा। यानी कि आपका यहाँ पे 156 को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग बुक से देखिएगा। 156 का क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 2 का पारस अगर आप दीजिएगा तो ये कितना बार में आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 2 सत्ते 14, 1 16, 2 8 16, 78 बार में। फिर 2 का पार्ट से देखिएगा ये कितना बार में जाएगा, 2 3 6, 1 यहाँ से 8 आ गया है ना, 18, यानी कि 2 9 18। ठीक है, और ये देखिए 3 का पार्ट से आ जाएगा आपका कितना बार में, 13 बार में। तो ऑप्शन देखिएगा, अगर आप बुक में देखिएगा तो ऑप्शन आपको मिलेगा बी। ठीक है, देखिएगा इसमें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 दिया गया है। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया कि 156 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए कभी भी अगर आपसे बोला जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, इसका एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार, ठीक है, क्या होगा। तो दशमलव प्रसार निकालने का मतलब है कि इसको आपको बताना है कि इसका डेसिमल में आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए इसका 2 तरीका होता है करने के लिए। अगर आप इसको मेथड से करेंगे तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 6/15 दिया गया है तो इसको वो लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। लेकिन जब आपका क्वेश्चन अगर मान लीजिए 3125 इस तरीके का बड़ा क्वेश्चन दिया जाएगा तो डिवाइड करने में काफ़ी टाइम आपका वेस्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको देखेंगे, अगर ट्रिक्स अगर देखेंगे इसमें, तो जैसे 6/15 दिया गया है तो 15 का एलसीएम आप ले लीजिए। यानी कि 6/15 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 गुना क्या आ जाएगा, 5। अब देखिए 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि आपका आ जा रहा है 2/5। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब इसमें दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है आपको बताने के लिए क्या करेंगे, दशमलव प्रसार शांत कब होता है, मेथड को भी समझते हुए चलिएगा। अगर आपका हर ये होता है अंश और नीचे जो हो गया ये हो गया आपका हर, तो हर में हर जो होता है वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का जब भी होगा तब वो शांत कहलाएगा। ठीक है, और अगर ये इस प्रकार का नहीं होगा, इसके अलावा अगर कुछ भी आ जा रहा है, जैसे 2 का पावर m और 5 के पावर n के अलावा मान लीजिए यहाँ पे 7 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जब हम लोग इसको कैंसिल किए तो 2/5 आ रहा है। यानी कि आप इसको 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 0 और 5 का पावर 1 लिख सकते हैं। 2 का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो 1 को किसी भी चीज़ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, इतना तो आप लोगों को नहीं करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहेगा। तो ये आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोग अगर मान लीजिए कम मैथ को कम किए हैं तो आप लोग यहाँ से अगर देखिएगा, इस वीडियो को देखिएगा तो आप लोगों का कहीं ना कहीं मार्क्स में क्या होगा, बूस्ट कर जाएगा मार्क्स आप लोगों का। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, शांत आवर्ती आ गया। ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। थर्ड नंबर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि किसी बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए ग्राफ आप लोगों को बनाना है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा 2.1 में। और बहुपद के शून्यांकों की जो है, शून्यांकों की संख्या कितना है वो बताना। यानी कि ये हो जाता है आपका x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया आपका y डैश। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ कि यहाँ पे डायग्राम में आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है डायग्राम। ठीक है, मतलब ये x अक्ष को ये लाइन कितना बार काट रहा है। तो देखिए यहाँ पे 1 बार, यहाँ 2 बार, ठीक है, यहाँ पे आ रहा 3 बार और यहाँ पे 4 बार। तो ऑप्शन में आपको दिया गया देखिएगा 4, तो ये आ गया आपका जो आंसर आ रहा है वो बी नंबर सही हो रहा है।
ठीक है, तो तीसरा का जो आंसर हो गया वो बी सही होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है और मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को दिख रहा है, ताकि आप लोग क्वेश्चन दिखेगा तो आप लोगों को भी बढ़िया लगेगा, समझने में भी आपको सुविधा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांकों का योग ज्ञात करना। तो देखिए शून्यांकों का योग क्या होता है? शून्यांकों का योग होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा, मान लीजिए 2 शून्यांक है तो शून्यांकों का योग होता है -b/a। और अगर आपसे गुणनफल पूछा जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? गुणनफल अगर पूछा जाएगा तो c/a। ठीक है, तो यहाँ पे द्विघात बहुपद होता है क्या है? द्विघात बहुपद होता है ax² + bx + c = 0। ये हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। तो इसी पे हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग को बोला गया है कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों का जो शून्यांक आपका आएगा उसका योग बताना है। ठीक है, तो शून्यांकों का योग बताना है, यानी कि फॉर्मूला होता है -b/a। तो यहाँ पे अगर a का बात करेंगे तो a क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ध्यान से, a बराबर, अगर a बराबर देखेंगे जो x के साथ होता है वो a होता है, यानी कि x² के साथ जो भी रहेगा वो a होगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो a का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। अब अगर हम लोग b का बात करेंगे, ठीक है, तो b देखिए किसके साथ है? x के साथ है। तो x के साथ क्या है? b = क्या हो गया? -7। और c क्या हो जाएगा? जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा? 12। यानी कि a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। अब हम लोग को बोला गया कि शून्यांकों का योग बताइए, तो योग का होता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a। ये फॉर्मूला होता है। तो माइनस पहले से है और b का वैल्यू कितना है? -7/a। कितना है? a है 1, यानी कि माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि 7/1 और आपका आंसर आ जाएगा 7। ये देखिए ऑप्शन में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन में आपका बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही आ रहा है। अगर आपसे यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल पूछा जाता तो आप क्या करते? अल्फा × बीटा बराबर क्या करते? c/a करते। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म जो दिया गया है आपका a1x + b1y + c = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं होगा यदि। ये कब ऐसा नहीं होगा? ठीक है, अगर इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, देखिएगा यहाँ पे दिया गया है a1x + b1y + c1 = 0 और यहाँ पे दिया गया है a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, दो आपको समीकरण दिया गया है। हम लोग क्या करते थे? हम लोग इसमें करते थे कि a1/a2, ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस तरीके से हम लोग कंपेयर करते थे। और 3 केस यहाँ पे हम लोग इसको निकालते थे, 3 केस इसको निकालते थे, 3 केस इसमें बताते थे। लेकिन इसमें आपको बोला गया है कि हल नहीं होगा। तो आपको ऑप्शन में देख के बताना है कि कौन सा कंडीशन ऐसा रहेगा जिसमें कोई हल नहीं होगा। तो ऐसा तभी होता है जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 का और ये बराबर नहीं होगा c1/c2 का। मतलब ये वो केस है जिसमें एक कंडीशन बराबर होता है और एक बराबर नहीं होता है। इसी केस में, इसी स्थिति में हम लोग बोलते हैं कि इसका, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में दिया गया तो इसको समझते हुए चलिएगा। चैप्टर, इसका पूरा चैप्टर अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पूरा चैप्टर का सारा क्वेश्चन का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है समीकरण, 2 समीकरण आपको दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है के द्वारा निरूपित रेखाएं। अब ये देखिए यहाँ पे 2 समीकरण है, इसको अगर हम लोग नोट कर लें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है समीकरण x - y + 9 = 0 और एक समीकरण आपको दिया गया है 3x - 2y + 12 = 0। 2 समीकरण दिया गया है और इन दोनों समीकरण को हम लोग को बताना है कि ये क्या होगा। तो ऑप्शन में दिया गया है पहले समपाती, समांतर, प्रतिच्छेदी और यहाँ पे लंबवत, इस तरीके से आपको ऑप्शन में दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा अगर इसका वैल्यू को हम लोग देखें, जैसे इस तरीके से अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें a1/a2, a1 क्या है? जो x के साथ जो नंबर होगा, यानी कि 1/3 क्या बराबर है -1/-2 का? क्या ये भी बराबर होगा 9/12 का? तो ये तो देखिए ना ये इससे बराबर है ना ये इससे बराबर है। इसको अगर काट दें तो 1/3 1/2 के बराबर नहीं है। इसमें कोई भी बराबर नहीं है, ना ये इससे बराबर ना ये इससे बराबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? a1/a2 जो है बराबर नहीं है b1/b2 का और ये भी बराबर नहीं है c1/c2 का। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो अब ये जो हो गया आपका
इस कंडीशन में हम लोग इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी इसको बोलेंगे, ठीक है, प्रतिच्छेदी। ठीक है, ये जो आपका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा, अगर इस क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा तो आपका आ जाएगा ये 6 नंबर का सी जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट भी करते हुए चलिएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को कुछ बैकग्राउंड में कुछ साउंड भी आ रहा होगा, क्योंकि ये जो वीडियो बन रहा है ना, ये रिकॉर्डेड, मतलब जब क्लास ले रहे हैं उसी समय में ये रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। लाइट भी थोड़ा सा हो सकता है कि अप डाउन आप लोगों को दिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को क्या पता चल रहा है कि समीकरण युग्म दिया गया, 2 समीकरण दिया गया है, इसका हल बताना है। एक्स और, यानी कि हल बताना, इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो फटाफट से देखिए आप लोग भी सॉल्व करके इसको, कहीं आप लोग भी कर पाएंगे इसको। तो 2x + y = 6 और यहाँ पे आपका दिया गया है 5x - y = 1। अब दोनों को अगर समीकरण को अगर ध्यान से आप देखिएगा तो यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर इन दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ देते हैं तो यहाँ से ये बहुत इजीली हम लोग का ये कट हो जाएगा, है ना। यानी कि y हम लोग का प्लस और माइनस से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अगर दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं हम लोग, जोड़ रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे जब दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 7x = 6 और 1 कितना जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी कि x बराबर ये गुना में है, जब इसको इस पार लेके आएंगे तो 7/7, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से 1 आ गया। अब आप क्या कीजिए, x का वैल्यू को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी अगर आप रख दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो हम अभी क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या दिया गया है, 2x + y = 6। तो x का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 2 × 1 + y = 6, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 + y = 6, यानी कि यहाँ से आपका आ जाएगा y = 6 और ये प्लस का 2 है, जब इधर आ जाएगा तो माइनस का 2, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा, 4। यानी कि आपका जो आंसर आएगा x = 1 और y = 4। देखिए ऑप्शन जो आपका इसमें दिया गया है, इसमें बी नंबर आपका सही दिया गया है। और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप ऑप्शन से आप नहीं कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, डायरेक्टली आप इसमें टिक नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एक 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। 8 नंबर में हम लोग को बोला गया है कि P का मान बताने के लिए। ठीक है, तो 8 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि P के मानों के लिए समीकरण दिया गया, 2 समीकरण दिया गया है। इसमें हम लोग को क्या करना है, इस समीकरण में हम लोग को क्या करना है, P का वैल्यू को निकालना है कि P का वैल्यू क्या होगा। तो अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, P के किन मानों के लिए समीकरण युग्म, ठीक है, दिख रहा आप लोगों को, x + y - 4 = 0 और 2x + py - 3 = 0 का एक अद्वितीय हल है। अब अद्वितीय हल कब होता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ अगर आप कंसेप्ट भी बनाते हुए चल रहे हैं तो आप बहुत कम टाइम में, अगर आप नहीं स्टडी कर रहे हैं और अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो आप इससे काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले अगर बात करेंगे कि जब 2 समीकरण आपको दिया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जब 2 समीकरण आपको दिया जा रहा है और उस समय में कब ये अद्वितीय हल होगा, कब ये अनेक हल होगा और कब आपका कोई हल नहीं होगा। जब 2 समीकरण आपको दिया जा रहा है, जैसे a1x + b1y + c = 0 और आपको दिया गया है a2x + b2y + c = ये c1 हो गया, ये c2 हो गया, =0। ठीक है, तो जब देखिए a1/a2, ठीक है, बराबर नहीं होता है b1/b2 का, तो इस केस में हम लोग बोलते हैं कि अद्वितीय हल होगा। ठीक है, समझते हुए चलिएगा, इस केस में हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल कब होगा, जब a1/a2 यानी कि ये बटा ये और ये बटा ये जब बराबर नहीं होगा, यानी कि हो सकता है कि कोई भी बराबर ना हो, तब बोलेंगे अद्वितीय हल। ठीक है, पहला चीज़ समझ में आ जा रहा है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि a1/a2 बराबर है b1/b2 का और ये भी बराबर है c1/c2 का, तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है, अनेक हल। ठीक है, यानी कि जब सब बराबर होगा तब अनेक हल और जब कोई भी बराबर नहीं होगा तब अद्वितीय हल। अब एक केस और आएगा जिसमें a1/a2 बराबर हो सकता है b1/b2 का और b1/b2 जो होगा बराबर नहीं होगा c1/c2 का, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है। ठीक है, आ रहा समझ में आप लोगों को। तो ये 3 केस है टोटल, 3 केस को याद रखिएगा
कि कब हल होता है, कब अद्वितीय हल होता है और कब अनेक हल होता है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि अद्वितीय हल कब होगा। तो अगर आप क्वेश्चन को देखिएगा, ये है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग बनाते हुए चलिएगा, इसको कॉपी में नोट कीजिएगा ठीक से। तो x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 और यहाँ पे दिया गया है आपका 2x प्लस पी वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, दो ठो आपका दिया गया है समीकरण। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे a1/a2 यानी कि 1/2 बराबर 1/p बराबर माइनस का 4 माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया यहाँ से। तो अब एक चीज़ बताइए मेरे को, तो ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे, एक्चुअली में हम लोग ऑप्शन से इसको कर पाएंगे बेहतर तरीके से, क्योंकि अगर आप देखिएगा इसमें, क्योंकि ये किसी का भी बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, ये किसी का भी बराबर नहीं हो रहा, यानी कि बराबर तब नहीं होता है जब अद्वितीय हल होता है। यानी कि अद्वितीय हल कब होगा, जब कोई भी फ्रैक्शन यानी कि कोई भी भिन्न बराबर नहीं होता है। तो उस केस में अगर ऑप्शन आप देखिएगा, यानी कि p का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता है। तो p नॉट इक्वल टू 3, ये जो आपका आंसर दिया गया है बी नंबर ऑप्शन में देखिएगा, p नॉट इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 2 कीजिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, p नॉट इक्वल टू 2। 3 भी नहीं हो सकता है। अगर p नॉट इक्वल टू 3 अगर होता तो वो भी आंसर में नहीं होता, मतलब वही आंसर होता। और आपका यहाँ पे जो ऑप्शन जो दिया गया है उसमें देखिएगा अगर ध्यान से, तो देखिए पहला ऑप्शन है p बराबर 2, दूसरा दिया गया p नॉट इक्वल टू 2, तीसरा यहाँ पे p माइनस 2 दिया गया। इस तरीके से ऑप्शन दिया गया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो आंसर हम लोग का आया है वो p नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आ रहा। तो टोटल अभी इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अभी हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा, फटाफट से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अभी बहुत नहीं तो वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको ऑप्शन से आप कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे उस चीज़ को भी आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिएगा। एक्चुअली में यहाँ पे दिया गया है कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे भी दिया गया है x। अगर एक समीकरण को अगर हम आपको दिखाएं बढ़िया से, तो इस क्वेश्चन में देखिएगा कि ऑप्शन को कैसे हम लोग रिजेक्ट करते हैं और कैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो अगर पहला ऑप्शन को अगर हम लोग देखें कि x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि जब आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो आपका आ रहा है एक्स स्क्वायर। और द्विघात बहुपद सबसे पहले होता क्या उसको हम लोग जान लेते हैं। द्विघात बहुपद होता है आपका, द्विघात समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये समीकरण हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन ये रहता है कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, बाकी b आपका 0 हो जाए तो भी चलेगा और c 0 हो जाए तो भी चलेगा। यानी कि आप यहाँ से ये तो समझ में आ रहा है कि द्विघात समीकरण होता क्या है। अब हम लोग ऑप्शन से कैसे इसको रिजेक्ट करेंगे, तो देखिए जब आप करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे a स्क्वायर आएगा और आपका राइट साइड में भी अगर आप देखेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो जब आप सारा टर्म को इस साइड लेके आएंगे तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का टर्म ही गायब हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का टर्म ही 0 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता है। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 है। तो इसमें भी जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो इसमें भी एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का टर्म दिया है। जब ये भी इधर आ जाएगा तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a आपका 0 नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें a क्या जा रहा है, a 0 आ जा रहा है। तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं है। उसी तरीके से आपका c भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डी नंबर ऑप्शन को अगर आप देखिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर आपका क्या दिया गया है यहाँ पे x प्लस, अच्छा सी नंबर ऑप्शन को आप देखिए यहाँ पे भी ये भी कैंसिल हो जा रहा है। x प्लस 3 का स्क्वायर दिया गया है, ए भी कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्यूब दिया गया है तो ये तो कैंसिल होगा ही, क्योंकि a माइनस बी का यहाँ पे x क्यूब आ जा रहा है। तो सी नंबर ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल सॉल्व कर ले रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x माइनस 6। अब सारा टर्म को जब आप इधर लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 2x प्लस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। यानी कि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है, यानी कि ये क्या है, द्विघात समीकरण ये आपका है।
ठीक है, द्विघात समीकरण आपका, यानी कि आपका सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ठीक है, इसको हम लोग देखिए, अगर ये क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, इतना डिटेल नहीं जानकर डायरेक्ट मैं आपको बता देता कि देखिए इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो रहा है, लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा। हो सकता है, जरूरी तो नहीं है कि यही क्वेश्चन आपका आ जाए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आएगा, तब आप उसको कैसे हैंडल कीजिएगा। 1 मार्क्स के लिए अगर आप इसमें 2 मिनट 3 मिनट समय अगर दे रहे हैं तो फिर आप सोचिए कि क्या आपका मार्क्स आएगा एग्जाम में। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ जा रहा है, इसको नोट कीजिएगा आप लोगों डिटेल में पूरा बढ़िया से। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 को पहले देख लीजिए आप लोग। द्विघात समीकरण x² + 7x + 6 = 0 के मूल की प्रकृति क्या होगा, यानी कि मूल क्या होगा। मूल मतलब इसका शून्यांक आपको निकालना है। अगर सीधा सीधा आप समझेंगे तो इसमें आपको शून्यांक निकालना है, और शून्यांक जो होगा वो क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये था आपका, ये हम लोग 9 किए हैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोग नोट कीजिएगा ठीक से। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पे है आ रहा आपका x² + 7x + 6 = क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसमें मूल की प्रकृति क्या होगी, तो अगर हम लोग इसका मूल निकालेंगे, यानी कि शून्यांक, मूल मतलब शून्यांक। ठीक है, इसमें से हाँ ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। तो अब इसको क्या कीजिए, आप इससे गुना कर दीजिए। तो 6 को जब x² से गुना कर देंगे तो 6x² आ जाएगा। अब यहाँ से आप 6 को लेके आइए, 6 को जब एलसीएम लीजिएगा, 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने से आपका 7 आ जाए और गुना करने से 6 आ जाए। तो देखिए 3 को 2 से गुना कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, लेकिन जोड़ने से 7 नहीं आ रहा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 को अगर 1 से गुना कर दिया जाए तो 6 आएगा, और 6 में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा, 7। और 7 में आपका x है, तो यहाँ पे आप x भी लगा दीजिएगा, तो यहाँ x² हो जाएगा, यहाँ पे x रहेगा तो ये 7x आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए x² प्लस यहाँ पे आप आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 6x + x + 6 = 0। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x अगर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि x + 6 प्लस यहाँ से 1 कॉमन लीजिएगा तो x + 6 = 0। अब इन दोनों से आप क्या कीजिए, x + 6 कॉमन ले लीजिए, तो आपका बच रहा है यहाँ से x और यहाँ से बच रहा है 1 = 0। अब एक बार इसको 0 से इक्वेट कीजिए और इसको भी एक बार 0 से इक्वेट कीजिए, यानी कि x + 6 = 0, यानी कि x = -6। और यहाँ पे अगर x + 1 = 0 करेंगे तो x = क्या आ जाएगा, -1। तो 2 शून्यांक आपका निकला। अब ये जो मूल है, यानी कि ये जो शून्यांक है, तो ये कैसा है, तो आपको इसको देख के, क्योंकि माइनस में है तो ये तो सबसे पहले कि आपका यहाँ पे वास्तविक तो है ये, तो वास्तविक के साथ साथ क्या ये समान है। तो देखिए पहला ऑप्शन अगर आप देखिएगा तो पहला नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है कि वास्तविक एवं समान। अगर ये दोनों बराबर हो जाता तब हम लोग पहला नंबर पे टिक करते, लेकिन ये दोनों क्या है, अलग अलग है, इसलिए हम लोग सेकंड नंबर ऑप्शन पे टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक तो है लेकिन साथ में आपका असमान भी आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, पूरा डिटेल समझते हुए चलिएगा। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में ही करना पड़ेगा, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिएगा। यदि द्विघात समीकरण x² - 4x + k = 0 का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको ना हम लोग एक काम कर सकते हैं, अगर इसमें मूल क्या है, इसका समान है। मूल समान तभी होगा अगर आप इसको देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मूल समान बताया जा रहा है, यानी कि x² - 4x + k = 0, और मूल समान बताया जा रहा है, यानी कि इसमें यहाँ से अगर हम लोग एक काम करते हैं, मूल समान है, यानी कि ये क्या है आपका एक क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण ये है। तो अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 2 अगर आप लेते हैं, ठीक है, एक चांस अगर ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, तो 2 को आप किसी भी तरीके से अगर एलसीएम लीजिएगा तो उसको आप जोड़ कर यहाँ पे 4 तो नहीं ला सकते हैं। ठीक है, चलिए तो 2 रिजेक्ट हो गया। अगर 3 भी आप ले रहे हैं, यहाँ पे k की जगह में अगर आप 3 ले रहे हैं तो 3 का एलसीएम लीजिएगा, तो 3 का एलसीएम अगर आप ले रहे हैं मान लीजिए, तो 3 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो 1 और 3 आएगा। ठीक है, जोड़ने पर 4 आ रहा है और गुना करने पे 3 आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका कंडीशन एक और चीज़ बोला गया कि मूल क्या होना चाहिए, समान आ रहा है। लेकिन जब आप इसको कीजिएगा, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 ले रहे हैं, तो 3 ले रहे हैं, तो इसका जो है इसमें तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इसमें अगर आप कीजिएगा इसको तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 और 3 आ रहा है, 1 और 3 अगर करेंगे तो इसमें देखिएगा कि आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब एलसीएम लीजिएगा तो आपका तो ये आ रहा है 1 और 3, 1 और 3 को जोड़ रहे तो 4 भी आ रहा है, और 1 और 3 को गुना भी करे तो 4 आ रहा है आपका, देखिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप कैसे कीजिएगा इसको सॉल्व, तो यहाँ पे अगर हम लोग -1 -3 कर रहे हैं तो माइनस का 4 तो आ रहा है, और गुना कर रहे हैं तो आपका क्या आ जा रहा है, 3 भी आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है, और ऑप्शन इसका दिया गया है, इसका जो राइट आंसर है वो है 4, और यहाँ पे हम लोगों का मूल समान आना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखिए थोड़ा सा अगर आप इसमें डिटेल थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप टाइम अगर दे रहे हैं इस पर, तो अगर आप देखिए यहाँ पे x²
3x माइनस का x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर आप कॉमन ले रहे हैं x तो x माइनस 3, और यहाँ से अगर -1 कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से तो 1 कॉमन लेना पड़ेगा, -1 कॉमन ले रहे तो यहाँ पे आ रहा है आपका x माइनस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे मूल देखिए, एक बार आ रहा है x माइनस 3 और एक बार क्या आ रहा है आपका x माइनस 1, तो मूल आपका समान नहीं आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है और एक बार क्या जा रहा है 1 आ जा रहा है। दोनों आंसर आपका मैच करना चाहिए था, तभी हम लोग बोलेंगे मूल क्या है, समान है। तो आप ट्राई कर लीजिएगा, इसमें जो सी नंबर में ऑप्शन दिया गया है 4 दिया गया है, अगर आप बोलिएगा तो इसको मैं अभी सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप के जगह में अगर आप 4 रख रहे हैं तो आपका क्या आ जाएगा, मूल जो आएगा वो समान आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे 4 रखिएगा, जब आप यहाँ पे 4 रख रहे हैं तो आपका समीकरण कुछ इस प्रकार से बनेगा। आपका समीकरण बनेगा x² माइनस का 4 x प्लस का 4, जब आप इसको ब्रेक कीजिएगा तो ये आ जाएगा x² माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों में आप क्या कर सकते हैं, दोनों में यहाँ पे देखिए x कॉमन लीजिएगा तो आपका x माइनस 2 आएगा, यहाँ पे -2 कॉमन लीजिएगा, -2 अगर कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 2 आएगा। तो दोनों ही केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2,2 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें हम लोग को क्या मिल जा रहा है, इसका मूल जो मिल रहा है वो समान मिल रहा है। तो इसीलिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी नहीं होगा, आप सी टिक कीजिएगा। ठीक है, यानी कि 4 आपका इसमें से राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे एपी से आया गया है, हर चैप्टर को टच किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बेहतर बनाया गया है। अगर आप लोग इसको कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ के कर रहे हैं, कंसेप्ट के साथ कर रहे हैं, तो आपका 99% मार्क्स एकदम पक्का है कि आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, और देखिएगा आप इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन में पहुँचे हैं अभी तक हम लोग। ठीक है, बहुत स्लो चल रहे हैं थोड़ा सा हम लोग, ध्यान से देखिए क्योंकि कंसेप्ट बताना जरूरी है। ठीक है, चलिए 24, 21, 18 ये डैश दिया गया है, का आपका सार्व अंतर बताना है। ठीक है, सार्व अंतर, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सार्व अंतर क्या होगा। ठीक है, देखिए ये तो आप लोग देख के बता सकते हैं कि सार्व अंतर क्या है। इसका सार्व अंतर होता क्या, अगर उस चीज़ को मैं डिटेल थोड़ा सा आप लोगों को करूं, यानी कि डी, सार्व अंतर मतलब डी, यानी कि ये जो आपका जो एपी गया है, ये A1, ये A2, ये A3 डैश 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 इस तरीके से जा रहा है। यानी कि फॉर्मूला होता है सार्व अंतर बराबर, यानी कि डी बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो अब देखिएगा D बराबर हम लोग क्या करेंगे, A2 क्या है मेरा 21 माइनस A1 क्या है 24, तो प्लस और माइनस माइनस कीजिएगा, यानी कि 24 में से 21 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3, लेकिन ये बड़ा है इसलिए आपका यहाँ से माइनस का साइन आगे है, तो माइनस का 3 देना मत भूलिएगा। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे, देखिए अब यहाँ से आपको एक्यूरेसी भी देखते हुए चलना है। अगर आप थोड़ा सा जल्दबाजी अगर इस क्वेश्चन में कर देते हैं तो ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर बर्बाद कर देगा, क्योंकि पहला ऑप्शन अगर आप देखें, पहला ऑप्शन आपका क्या है, पहला ऑप्शन आपका 3 है। देखिए पहला ऑप्शन आपका 3 दिया गया है। ठीक है, और ये जानबूझकर 3 दिया गया है ताकि हम लोग क्या कर सकें, गलती करें क्वेश्चन में, और आपका जो राइट आंसर वो -3। आप देख के बता दीजिएगा कि वो 21 में से अगर हम लोग 24 घटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन आप लोग हो सकता है कि जल्दबाजी में प्लस माइनस का ध्यान नहीं दे, और अगर आप लोग ए में टिक कर रहे हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, पूरा गलती हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, आपका डी, यानी कि 12 नंबर जो आपका ऑप्शन है वो, मतलब 12 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर सही है। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आपको दिया गया है एक एपी बताना है, एपी दिया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2, 7, 12 डैश डैश का 10वां पद क्या होगा। देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन दिया जा रहा है आप लोगों को। हाँ देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए एपी, और यहाँ पे दिया गया है मान लीजिए 2, 7, 12 डैश 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 का 10वां पद क्या होगा, 10वां पद। ठीक है, तो 10वां पद क्या है ये आप लोगों को बताना है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा, यानी कि आपसे A10 पूछा गया है क्या होगा, तो A बराबर, देखिएगा ध्यान से समझिएगा इसमें, A क्या होता है, प्रथम पद, यानी कि A हो गया 2, D यानी कि सार्व अंतर, यानी कि A2 माइनस A1 करेंगे तो यहाँ से D आ जाएगा, और A10 यानी कि फॉर्मूला AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, और A की जगह में अगर आप 10 रखेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा A10 बराबर A प्लस 10 माइनस 1 9D, ये आप लोगों को डायरेक्ट करना है।
अगर हम इसी क्वेश्चन को देखकर अगर यहाँ पे आते तो हो सकता कि बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को हो सकता है कि समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे A10 बराबर A+9D, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे A का वैल्यू हम लोग को 10वां पद बताना है, तो A10 बराबर A का वैल्यू कितना है 2 + 9 इंटू D का वैल्यू कितना है 5, यानी कि 2 + 9 + 5 कितना आ जाएगा 45, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 47, यानी कि ये आ गया आपका 47 47। तो अगर इसमें से देखिएगा तो आपका 13 नंबर का कितना है बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बोला गया है कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण डैश होते हैं। तो समरूप जो त्रिभुज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, त्रिभुज, समरूप त्रिभुज का जो होता है संगत कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, वो चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ से 15 नंबर जो क्वेश्चन आ रहा है, एक यूनिक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत अभी तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC में यदि DE पैरेलल टू BE, यानी कि DE समांतर है BC का, तो यहाँ पे तथा BD जो है, BD आपको दिया गया है, AE दिया गया है, आपको EC भी दिया गया है, तो AD का मान आपको बताना है। तो अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से समझेंगे तभी आपको पूरा पता चलेगा कि डायग्राम में क्या बोला जा रहा है। देखिए ये है 15 नंबर, ठीक है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा ये आपका त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, ABC एक त्रिभुज है, इसी के समांतर आपको एक DE रेखा खींचा गया है। अब आपको बोला जा रहा है कि DE जो है वो समांतर है किसका, BE का, यानी कि DE जो है वो BC का क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे वैल्यू दिया गया है। जब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े थे प्रमेय 6.1 में, हमने क्या पढ़ा था, प्रमेय 6.1 में हम लोग ये पढ़े थे कि जब DE जो है वो समांतर होता है BE का, इसका मतलब ये होता है कि AD बटा DB बराबर होता है AE बटा EC। जब ये रेखा, ये दोनों लाइन क्या होगा, समांतर होगा आपस में, तो AD बटा DB और AE बटा EC होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होगा, आपको यहाँ पे दिया गया है कि BD आपको दिया गया है, B से D दिया गया है 7.2, अच्छा AE आपको दिया गया है 1.8 सेंटीमीटर और EC भी दिया गया है 5.4। तो इसको आप क्या कीजिए, AD निकालना है इसका मतलब आपको, तो यानी कि AD अपॉन यहाँ पे 7.2 इक्वल टू यहाँ से 1.8 अपॉन EC 5.4। यहाँ से देखिएगा ध्यान से। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये डेसिमल से, यानी कि ये दशमलव से ये दशमलव कैंसिल हो गया, यानी कि 18 कम 18, 18 या 54, ठीक है, यानी कि 1/3 यहाँ पे आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, इस साइड में देखिएगा, AD बटा क्या है, AD बाई 7.2 इक्वल टू 1.3, ठीक है। 7.2 को आप इधर लेके चल जाइए, 7.2 को इधर लेके चल जाइए, तो AD बराबर क्या आ जाएगा 7.2/3। यहाँ से डेसिमल को हटाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब 3 का टेबल से इसको कैंसिल कीजिएगा तो 3 2 जा 6, 1 12, 3 4 जा 12, है ना, यानी कि 24। तो AD बराबर आ जाएगा 24/10, यानी कि 2.4। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, तो इसीलिए आज हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल 15 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं बर्मा गैस का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। और यहाँ पे बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो जा रहा है तो इसमें आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए